तीसरा विश्व युद्ध 2019 से चालू हो चुका है। कहीं हम भी उसके मोहरे अपने देश के विरुद्ध ही तो नहीं बन रहे। देखिए वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और आपके अपने प्रशासक समिति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो भले ही थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन इसे देखना, इसे समझना और इसका अनुसरण करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा विश्व युद्ध 2019 में चालू हो चुका है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इस पर भी ध्यान दीजिए। जमीनी युद्ध में 3 तरह की जीत होती है। एक, आप शत्रु की जमीन छीन लें या उसको टुकड़ों में बांट दें। दूसरा, आप शत्रु देश को इतना कमजोर कर दें कि वो आपके सामने हमेशा नतमस्तक रहे। और तीसरा, आप शत्रु देश की व्यवस्था परिवर्तन कर दें। आज जमीनी युद्ध की बजाय साइबर और वायरस युद्ध का जमाना है। कल्पना कीजिए कि अगर भारतीय डेटा से पता चलता है कि मधुमेह के रोगी एक निश्चित किस्म की बीमारी को सहने में अक्षम हैं, तो अगली लहर केवल मधुमेह रोगियों को प्रभावित करेगी और बायोवार शुरू हो जाएगा। षड्यंत्र यह है कि अब कोविड बच्चों पर प्रहार करेगा। यह कैसे संभव है? जब तक कि निर्माता के पास बच्चों के मेडिकल डेटा हिस्ट्री तक पहुंच न हो। WHO भी क्रिएटर्स को मूल्यवान डेटा लीक करने में अपनी भूमिका निभा रहा है, ऐसा माना जा सकता है। क्या आपने कभी सोचा या सुना है कि एक वायरस म्यूटेंट व्यवस्थित रूप से पहले वृद्ध लोगों को, फिर वयस्कों को और अंत में बच्चों को टारगेट करेगा? जैसा कि गौरव प्रधान ने मार्च 2020 में अपने ब्लॉग पोस्ट पर लिखा था, देर सबेर दुनिया को पता चल जाएगा कि देश के मेडिकल डेटा के अनुसार वायरस अत्यधिक अनुकूलित है और हम विश्व बाजार और व्यापार को नियंत्रित करने के लिए चीन द्वारा बायोवार के बीच में संघर्षरत हैं। तो आइए समझते हैं फार्मा लॉबी और थर्ड वेव के षड्यंत्र को, परिस्थितिजन्य साक्ष्यों, तथ्यों और भारत पर इसके प्रभाव के साथ। नंबर 1, इन लोगों ने सोशल मीडिया और MSM के जरिए अपने सहयोगियों के साथ मिलकर प्फिजर का खुलकर समर्थन करना शुरू किया। नंबर 2, सोशल मीडिया और MSM में एक खबर फैला दी गई कि थर्ड वेव आएगी जो बच्चों को जोखिम में डाल देगी। आपको पता ही होगा, अभी अभी सिंगापुर को वेरिएंट को लेकर भी हमारे केजरीवाल साहब को अच्छी खासी लताड़ पड़ी है, लेकिन ध्यान रहे उससे साधारण व्यक्ति ना समझे। उन्होंने सेकंड वेव की भी भविष्यवाणी की थी और ये थर्ड वेव की भी भविष्यवाणी की है। अभी से भविष्यवाणी नहीं, समझ लीजिए ये क्या चीज़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 सप्ताह में CDC यानी सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल, बिडेन के अप्रूवल के बाद रोग नियंत्रण केंद्र ने 13-14 मई 2021 से बच्चों के टीकाकरण को मंजूरी दी। जैसे ही CDC ने मंजूरी दी तो फाइजर ने अगले ही दिन पूरे अमेरिका में टीकाकरण शुरू कर दिया। कोई ट्रायल डेटा कभी भी सार्वजनिक रूप से साझा नहीं किया जाता। इसका विकास कब, कैसे और कहां हुआ, यह कोई नहीं जानता। प्फिजर इजराइल में आपराधिक आरोपों का सामना कर रहा है और कई यूरोपियन देशों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। याद रहे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्फिजर वैक्सीन को अनुमति देने से इनकार कर दिया और अनुमति के लिए 2 प्रमुख शर्तें रखी थी। पहला, कानून के साथ कोई प्रतिरक्षा नहीं है और दूसरा, स्थानीय परीक्षण होना होगा। प्फिजर ने जिसके लिए मना कर दिया था। अब याद करिए, भारत में 18 साल से कम उम्र के लगभग 40 करोड़ बच्चे हैं। प्रति बच्चा 3,000 रुपए के साथ प्फिजर के लिए न्यूनतम व्यवसाय लगभग 12,000 करोड़ के आसपास का है। यदि इस पर लगभग 20% मार्जिन मान लिया जाए तो 24,000 करोड़ रुपए हो जाते हैं। क्षमा करें, 2400 करोड़ रुपए हो जाते हैं। अचानक भारत में इस लॉबी द्वारा समर्थित पोस्टरों में लिखा है, मोदी आपने हमारे बच्चों के टीके विदेश क्यों भेजे, जबकि भारत में अभी तक कोई बच्चों का टीका विकसित ही नहीं हुआ। इस बीच बता दें, भारत बायोटेक किड्स वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण के लिए आवेदन करता है। इधर बच्चों के टीके का परीक्षण रोकने के लिए भारत बायोटेक के खिलाफ अदालत में एक जनहित याचिका दायर की गई है।
ध्यान दीजिए, महाराष्ट्र से आई दूसरी लहर की तरह एक और कांग्रेस राज्य राजस्थान ने बच्चों के संक्रमित होने की सूचना मिल रही है। यह संयोग नहीं है। यदि आप डॉक्टर के अग्रवाल सर के वीडियो देखते हैं तो उन्होंने कहा कि बच्चे चिंता न करें क्योंकि उनके पास सबसे अच्छी प्रतिरक्षा प्रणाली होती है। वे और केवल लक्षणों के लिए इलाज की आवश्यकता है। वे अपने एंटीबॉडीज के साथ ठीक हो जाएंगे। ऐसा डॉक्टर के अग्रवाल ने कई सारे वीडियोस में कहा था। अचानक इसके बाद डॉक्टर के अग्रवाल को कोरोना से निधन हो जाता है। क्या ये भी एक संयोग है? सोचिएगा। उधर अमेरिकी प्रशासन की रिपोर्ट आती है कि उसके पास टीके का भारी खेप मौजूद है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, सारी चीजों को समझना बहुत जरूरी है। दिल्ली सरकार एक और कांग्रेस समर्थित परिजीवी उप मुख्यमंत्री ने भारत सरकार से मॉडर्ना और पफिजर से बात करने के लिए कहते हैं। मॉडर्ना और पफिजर राज्य को वैक्सीन की आपूर्ति करने से मना कर देता है और कहता है कि वे केवल भारत सरकार को ही वैक्सीन देंगे। तो अब सब कुछ भारत सरकार के पास है। कोशिश यह है कि भारत सरकार पर बिना ट्रायल के और कानूनी छूट के साथ पफिजर को अनुमति देने का दबाव बनाया जाए। कल अगर पफिजर के साथ कुछ भी गलत हो जाता है तो पफिजर कानूनी रूप से सुरक्षित है और भारत में उसका मुख्य एजेंट फार्मा लॉबी पैसा कमाता रहेगा। इसलिए राज्यों को आपूर्ति करने से इनकार करके पफिजर लॉबी ने बहुत चालाकी से भारत सरकार को हर चीज के लिए जिम्मेदार बना दिया। अगर आपको कोविड पर पुरानी पोस्ट याद आती है तो आपको यह याद होगा कि पफिजर का सीधा संबंध लैब इन चीनी और चीनी समर्थित बिडेन एडमिन से है। अगर हम डॉक्टर के अग्रवाल सर का वीडियो याद करते हैं तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बच्चे कम प्रवण होते हैं क्योंकि उनके पास इन वायरस के प्रति ठोस प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण होता है। यानी अगर बुनियादी आयुर्वेद उपचार दिया जाए तो वे ठीक है, और आयुर्वेद उपचार का अर्थ है अस्पतालों सहित फार्मा लॉबी को सीधे तौर पर भारी नुकसान। इसलिए रामदेव विवाद का इससे सीधा संबंध है। शाहिद जमील, जिसे मोदी सरकार और दुनिया भर के अन्य 800 डॉक्टरों ने बाहर कर दिया, ने भारत सरकार को लिखा कि वह कोविड रोगियों के डेटा उन्हें प्रदान किया जाए। क्यों? हर विकसित देश मेडिकल डेटा की सुरक्षा के लिए लाखों डॉलर खर्च करता है। वे देश के चिकित्सा डेटा तक किसी भी पहुंच प्राप्त करने के लिए रिवर्स एआई अनुप्रयोगों को रोकने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बायोवार में देश के हिसाब से वायरस को कस्टमाइज करने के लिए मेडिकल डेटा जरूरी होता है। अब सभी बिंदुओं को कनेक्ट करिए तो जो तस्वीर उभरती है वह इस लॉबी की आपराधिक षड्यंत्र को स्पष्ट रूप से उजागर करती है। विभिन्न सरकार और मीडिया में इनके परिजीवी ग्लोबल फार्मा लॉबी के नेतृत्व में पफिजर के साथ है। यह पूरी कहानी है जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। हम बायोवार के बीच में हैं और हमें जीतना है। तो सोचिए कि कैसे जीतेंगे और हमें किसको हराना है। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता।